दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो भी आंतरिक संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे है, किस तरीके से है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी की भौगोलिक प्रणाली की समग्र समझ बनाने के लिए हम आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर हम जो देखते हैं आंतरिक भाग में, उसे समझने में हमारी मदद करता है। जैसे जैसे हम चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूस्खलन आ रहे हैं, तो ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इन सब बातों का अध्ययन हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से ही पता लगता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले बिंदुओं पे। तो भूगर्भ की जानकारी के आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके के काम थे। सबसे पहला काम था प्रारंभिक काम, जिसमें स्वेस का कार्य था और होम्स का कार्य था। तो ये दो लोग थे, स्वेस और होम्स, इन्होंने काम किया। उसके बाद ताप और दाब सिद्धांत के आधार पर काम हुआ। उसके बाद ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर कार्य हुआ और फिर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन शुरू हुआ, जिसको हम सिस्मोग्राफिक अध्ययन भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। अगर हम स्वेस के वर्गीकरण की बात करें तो स्वेस ऑस्ट्रिया के एक विद्वान थे, जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा। स्वेस ने जो पहली परत बोला उसको बोला सियाल परत, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता मानी और इसको इन्होंने ठोस परत माना और बोला कि यहाँ पे जो चट्टानें होती हैं उनमें अम्लीयता अधिक होती है। इन्होंने जो दूसरी परत माना उसको माना सीमा परत। सीमा में इन्होंने सिलिका और मैग्नीशियम परत की अधिकता मानी और इसको इन्होंने तरल अवस्था में माना। और जो इनकी तीसरी परत थी ये थी निफे परत, जिसमें निकिल और फेरस की अधिकता मानी और इसको ठोस परत माना। तो स्वेस के इस वर्गीकरण से हमको पता लगता है कि जो सीमा परत है उसके ऊपर सियाल परत तैराव की स्थिति में है, जो आगे चलकर वैगनर ने भी इसी बात को अपना आधार बनाया और बोला कि जो महाद्वीप हैं वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हुए हैं। स्वेस के बाद जो अगला कार्य किया वो किया होम्स ने पृथ्वी की बाह्य परत और मध्यवर्ती परतों को मिलाकर क्रस्ट नाम दिया, जिसमें उन्होंने पूरा सियाल परत और सीमा के ऊपरी भाग को सम्मिलित किया और इन्होंने भी भूपृष्ठ जो क्रस्ट है उसको ठोस अवस्था में स्वीकारा। इसके बाद इन्होंने बोला एक अधो स्तर है जिसको सबस्ट्रेटम कहा। इसमें इन्होंने बोला सीमा का निचला हिस्सा सम्मिलित है और संपूर्ण इसमें निफे सम्मिलित है। इसको इन्होंने अर्ध तरल अवस्था में स्वीकारा। तो होम्स का अगर हम देखें तो इन्होंने सबसे ऊपरी परत जिसको भूपटल बोला, इसमें सियाल प्लस अपर सीमा बोला। इसकी गहराई इन्होंने 100 किलोमीटर तक मानी। इसके बाद इन्होंने सबस्ट्रेटम या अधो स्तर वाला माना, तो जिसमें लोअर सीमा और निफे परत को स्वीकारा और इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक इन्होंने स्वीकारी। अब होम्स के जो भूभौतिकी के नियम थे उन आधार पर इन्होंने बताया कि गहराई के साथ अगर हम बढ़ रहे हैं तो गहराई के साथ बढ़ते हुए प्रत्येक 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब तापमान बढ़ता क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम गहराई की ओर जाते हैं तो ऊपरी परतों का दबाव निचले परतों के ऊपर पड़ता है। तो जब दबाव पड़ रहा है तो दबाव से ताप बढ़ता है। दूसरा, रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं उन रेडियो सक्रिय तत्वों की अधिकता की वजह से तापमान में वृद्धि होती है जब उनमें विखंडन होता है। तो इसके बाद जो अगला काम था वो था ताप और दाब सिद्धांत वाला। तो इसमें भूपटलीय दबाव में वृद्धि और रेडियो सक्रिय तत्वों में विखंडन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में और पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान में वृद्धि होने लगती है। चट्टानें अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त करने लगती हैं और चट्टानों की जो स्थिति होती है वो अर्ध तरलता की स्थिति होती है, जिसको हम गारे की अवस्था बोल सकते हैं। जब मिट्टी और पानी को एक साथ मिलाते हैं तो वो एक ऐसी अवस्थिति होती है, ना तो ठोस रहता है ना ही पूर्णतः तरल अवस्था में रहता है, वो एक अर्ध तरलता की अवस्था है। वही स्थिति इस सिद्धांत में स्वीकारी कि चट्टानें गलनांक को प्राप्त कर ले रही हैं कि इतनी गहराई पर जाने पर जब तापमान इतना बढ़ने लगता है कि गहराई पर जाते हुए चट्टानें पिघलने लगती हैं, अपने गलनांक को प्राप्त करने लगती हैं। भूगर्भ की सतह से नीचे अर्ध तरलता की स्थिति भी एक सीमित गहराई तक ही स्वीकारी, क्योंकि जिसे प्लास्टिक दुर्बलता मंडल कहा जाता है या प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर कहा गया है।
यही प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर से ही ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा का उद्गार होता है, जो लावा लास्ट में हमारे सतह पर आता है, तो वो इसी प्लास्टिक दुर्बलता मंडल से आता है, इसी प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर से आता है, क्योंकि चट्टानें यहाँ वही अर्ध तरलता की अवस्थिति में होती हैं और उनमें गैसेस की जो अवस्था होती है, गैसेस अल्टीमेट जो गैसेस का अगर हम घर देखें तो वो वायुमंडल होता है। तो गैसेस पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बाहर आने की ओर लगातार आतुर रहती हैं, तो वो बाहर आने की दिशा में इतनी तेजी से बाहर आते हैं कि इस प्लास्टिक दुर्बलता मंडल से जो पिघला हुआ मैग्मा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती रहती हैं। तो यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया में मैग्मा का उद्गार होता है। इस सिद्धांत से यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अधिक गहराई पर जाने का जो पदार्थों का घनत्व होता है वो बढ़ने लगता है, और जब पदार्थों का घनत्व बढ़ने लगता है तो पदार्थों का जो गलनांक बिंदु है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी कारण से पृथ्वी की जो केंद्रीय परत है उसको ठोस अवस्था में स्वीकारा कि वहाँ पे चट्टानों की जो घनत्व है वो इतना अधिक है कि वो पिघल नहीं रहा है, मीन्स अधिकतम तापमान में भी वो नहीं पिघल रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के केंद्रीय परत को ठोस अवस्था में स्वीकारा। फिर आए आधुनिक मत। आधुनिक मत में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया। पहली परत थी भूपटल जिसको क्रस्ट बोला गया, दूसरी परत थी भूप्रावार जिसको मेंटल बोला गया, और तीसरी परत थी क्रोड जिसको कोर बोला गया। एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि जो सबसे बाहर की परत है वो भूपर्पटी है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी नंबर की परत है उसको मेंटल बोलते हैं। फिर कोर 2 भागों में है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो इनकी अवस्थिति क्या है उस पर हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम देखें जो क्रस्ट है, क्रस्ट 33 किलोमीटर की गहराई तक है, भूपटल 33 किलोमीटर की गहराई तक है, और इसका जो औसत घनत्व माना गया है वो माना गया है 2.8 या 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें मिलती है सिलिका, इसमें मिलता है एल्यूमिनियम, इसमें मिलता है मैग्नीशियम, ग्रेनाइट और बेसाल्ट की ये चट्टान होती है, और ठोस अवस्था में इसको स्वीकारा गया। 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके 33 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर की गहराई तक इसको बोला प्रावार, जिसको मेंटल बोला। इस मेंटल को ठोस अवस्था में स्वीकारा, लेकिन 100 से 200 किलोमीटर का जो जोन है जिसको अर्ध तरलता की अवस्थिति माना, ये है प्लास्टिक दुर्बलता मंडल, प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। ये क्यों हो रहा है? जो ताप और दाब सिद्धांत हमने देखा कि जब हम गहराई पर जा रहे हैं तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तो तापमान में वृद्धि होने की वजह से 100 से 200 किलोमीटर तक चट्टानें अपने गलनांक को प्राप्त करती हैं और चट्टानें पिघलने लगती हैं। तो यहाँ पे यही प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर से ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो प्रावार परत है इसमें इन्होंने माना कि ये फेरस और मैग्नीशियम है इसमें, और ये बेसाल्ट से निर्मित चट्टानें हैं जिनकी जो औसत घनत्व है वो है 4.5 से 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके बाद जो सबसे आंतरिक परत थी वो है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। इसमें इन्होंने इसको कोर बोला। तो ये कोर परत है जो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेज में है। जो आउटर कोर है ये लिक्विड स्टेज में है और जो इनर कोर है ये सॉलिड स्टेज में है। इसमें माना निकिल और फेरस की अधिकता, और इसका जो घनत्व है वो सबसे सर्वाधिक है, 11 से 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक। फिर अगर हम भूपटल की बात करें तो भूपटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय पटल पर अगर हम देखें, कॉन्टिनेंट पर हम देखें तो इसकी मोटाई 16 से 40 किलोमीटर तक है, जबकि महासागरीय पटल पर इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर के मध्य में है। यह ग्रेनाइट और नीश जैसे चट्टानों से निर्मित है, जबकि जो महासागरीय भूपटल है वो बेसाल्ट से निर्मित है, क्योंकि जो महासागरीय भूपटल है उसको माना जाता है कि वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बना है, आग्नेय चट्टानें उसमें अधिक रूप से मिल रही हैं। भूपटल पर घनत्व की विविधता के कारण इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल। ऊपरी भूपटल और निचले भूपटल के बीच में विविधता होती है घनत्व की। उस घनत्व की विविधता की वजह से भी इनके बीच एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। मीन्स जैसे ऊपर की चीजें हैं वैसे ही नीचे की चीजें नहीं हैं। इसको बोलते हैं
असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी, तो उस डिसकॉन्टिन्यूटी को ही बोला जाता है कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर अगर हम निचले भूपटल से नीचे की तरफ देखें तो वहां से पृथ्वी की दूसरी परत शुरू हो जाती है जिसको मेंटल कहते हैं। मेंटल और जो ऊपरी भूपटल है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको बोलते हैं मोह असंबद्धता। ये भूपटल को मेंटल से अलग करती है। फिर दूसरी परत है प्रवार परत, मेंटल परत, जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के मध्य होती है। मेंटल परत भी घनत्व की विविधता के आधार पर दो भागों में बांटी है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल को 700 किलोमीटर की गहराई तक स्वीकारा है और निचले मेंटल को 2900 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में भी घनत्व की विविधता के आधार पर असंबद्ध क्षेत्र मिलता है जिसको रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। निचले मेंटल के बाद पृथ्वी की अंतरतम परत शुरू हो जाती है जो मेंटल कोर से जहां अलग होता है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता है। कोर परत पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। घनत्व की विविधता के आधार पर कोर परत को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर या बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर को बेसिकली तरल अवस्था में और आंतरिक कोर को सॉलिड अवस्था या ठोस अवस्था में स्वीकारा गया है। तो बाह्य कोर की जो औसत गहराई है वो है 5150 किलोमीटर और आंतरिक कोर 51 से 50 से 6371 किलोमीटर तक है। इन दोनों के बीच में भी एक असंबद्धता, एक डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है जिसको लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। अब इस आधार पर बात करें तो पृथ्वी के समस्त आयतन का 5% भूपटल पे है, 83% मेंटल पे है और 17% के आसपास इसका कोर क्षेत्र में मिलता है। तो ये है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट परत दो हिस्से में है, ऊपरी भूपटल और निचला भूपटल। इन दोनों के बीच एक असंबद्धता है क्योंकि देखिए ऊपरी भूपटल का जो घनत्व है वो है 2.9 और जो आंतरिक घनत्व का है, जो निचले घनत्व का है उसका है 3.3। अब इन दोनों के बीच में घनत्व में विविधता है, इस वजह से इन दोनों के बीच कोनार्ड असंबद्धता मिलती है। फिर हम देखें कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट मेंटल को यहाँ अलग कर रहा है मोह असंबद्धता से, क्योंकि क्रस्ट की जो औसत घनत्व है वो है 2.8 के आसपास, तो और जो इसका है ये है 4.3। तो इन दोनों के बीच में भी अंतर है जिसकी वजह से एक असंबद्धता है, मोह असंबद्धता, जो भूपटल को प्रावार से अलग करती है। यहीं वो परत मिलती है 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच वाली, जिसको प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। अब मेंटल परत भी दो भागों में विभाजित है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, दो हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इन दोनों के बीच भी एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, एज यू कैन सी। इसको बोलते हैं रेपिटी असंबद्धता। तो यहाँ 4.5 है, यहाँ 5.5 से 10 के बीच मिलता है, 2900 किलोमीटर के बीच घनत्व बढ़ने लगता है। फिर प्रावार के बाद है जो अगली परत है कोर, 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच मिलता है कोर भी दो भागों में है, आउटर कोर और इनर कोर। अगर हम आउटर कोर की बात करें यह तरल अवस्था में है, इनर कोर की बात करें यह हमारा ठोस अवस्था में है। तो कोर जो मेंटल परत है वो कोर परत को गुटेनबर्ग असंबद्धता के द्वारा अलग करती है और आउटर कोर जो आंतरिक कोर है, इनर कोर है, उसको लेहमैन असंबद्धता से अलग करता है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर अगर हम देखें तो सिस्मोग्राफिक अध्ययन के अंतर्गत भूकंप मूल से उत्पन्न होने वाली जो भूकंपीय तरंगें हैं उसमें दिशा एवं गति का अध्ययन किया जाता है। तरंगों की गति माध्यम और घनत्व एवं अवस्था से प्रभावित होती है तथा घनत्व एवं अवस्था में बदलाव आने से क्या होता है, पृथ्वी की गति एवं दिशा परिवर्तित होने लगती है। घनत्व में वृद्धि होने के साथ ही जो भूकंपीय तरंगों की गति है उसमें भी वृद्धि होने लगती है। तो सिस्मोग्राफी अध्ययन के आधार पर हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं की अवस्था और घनत्व, इन सब बातों का पता लगता है और इस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में ही स्वीकारा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम भूकंपीय तरंगों की बात करें तो 3 तरीके की तरंग भूकंपीय तरंग हैं, जिसमें फर्स्ट है प्राइमरी वेव्स जिनको प्राथमिक तरंग बोलते हैं, दूसरा है एस वेव जिसको सेकेंडरी तरंग बोलते हैं और तीसरी है एल वेव जिनको धरातलीय तरंग बोलते हैं।
अब जो पी वेव है, जो प्राथमिक तरंग है, ये वो तरंग हैं जो भूकंप के दौरान सबसे पहले हमको फील होती हैं। इनकी औसत गति होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, मीन्स आगे पीछे होके चलती हैं। तो अनुदैर्ध्य हैं तो ये पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में गमन करती हैं, ठोस में भी और तरल में भी। ठोस, द्रव, गैस सब में ये गुजरती है। अणुओं की गति तरंग की दिशा के समानांतर आगे पीछे होती है, तरल में लेकिन इसकी गति कम हो जाती है। तो इसी से हमको पता लगा जब सिस्मोग्राफी का अध्ययन किया, तो जब देखा कि पृथ्वी की सतह से जब आंतरिक परतों की ओर जा रहे हैं तो कहीं तो बहुत तेजी से इसकी गति बढ़ जा रही थी और कहीं पे एकदम सडन से कम हो जा रही थी, अचानक से कम हो जा रही थी। तो जहाँ कम हुई तो वहाँ समझ में आया कि ये तरल अवस्था है। फिर अगर हम एस वेव की बात करें, इसकी जो औसत गति होती है वो होती है 4 से 4.5 किलोमीटर पर सेकंड और ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, मीन्स ऊपर नीचे चलती है, लंबवत रूप से चलती है। इसी कारण क्या होता है, ये तरल अवस्था में गमन नहीं कर पाती है। जैसे आप पानी में हाथ डालेंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे तो पानी और आपके हाथ के बीच का संपर्क टूट जाता है। ऐसे ही एस वेव का संपर्क तरल अवस्था में टूट जाता है क्योंकि ऊपर नीचे ये गमन करती है। फिर लास्ट है, इसी के आधार पर जब हमने आंतरिक भागों का अध्ययन किया तो पता लगा कि ऐसी एक परत आ रही है जहाँ पे एस वेव गायब हो गई, मीन्स वहाँ पे एस वेव शो ही नहीं हो रही थी सिस्मोग्राफी के अध्ययन में। तो पता लगा कि अच्छा ये तरल अवस्था है। जो हमारा इनर कोर है, आउटर कोर में यही पता लगा कि वहाँ पे नहीं हो रही है इस तरीके से चीज़ें, एस वेव वहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसके बाद है एल वेव, धरातलीय तरंग है। इसे धरातलीय तरंग या लब वेव या रैले वेव भी बोलते हैं। इसकी जो औसत गति होती है वो 3 से 3.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये दोनों तरीके से चलती है, अनुदैर्ध्य तरीके से भी और अनुप्रस्थ तरीके से भी, और पदार्थ के सभी माध्यमों से होकर गमन करती है। महाद्वीपों में ग्रेनाइट अधिक होता है और महासागरों में बेसाल्ट अधिक होता है। तो इसलिए इसकी महासागरों में जो गति होती है वो अधिक होती है क्योंकि बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट से अधिक है। आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और इससे आगे की बातें हम फिर अपनी अगली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।